हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माही बायोलॉजी क्लासेस। हम पढ़ रहे हैं बेटा पादप जगत को, जिसमें हमने लास्ट वीडियो में ब्रायोफाइट्स को देखा था। आपको 2-3 दिन का जो गैप मिला उसमें आपने जैविक वर्गीकरण को कंप्लीट कर लिया है। अच्छी बात है अगर इस टाइम का आपने अच्छे से यूटिलाइज़ किया होगा। जैविक वर्गीकरण मैंने ऑलरेडी चैनल पर करा रखा है, आप जाकर उसको अच्छे से पढ़िए। उसके क्वेश्चन हम दूसरे चैनल पर चला रहे हैं, नीट डिजिटल क्लासेस, जिसका लिंक मैंने आपको आपकी कम्युनिटी में दे रखा है। तो आप जाकर उस चैनल पर देखिए, उसको चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दूसरों के साथ शेयर कीजिए, इंपॉर्टेंट है वो, ठीक है। दूसरी चीज़, हम पढ़ रहे थे पादप जगत को, जिसमें हमने लास्ट वीडियो में हमारा देखा था ब्रायोफाइट्स के जनरल कैरेक्टर को, जिसमें मैंने आपको बोला था कि आप अपने नोट्स खुद से बनाइए। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ने अपने नोट्स अच्छे से बनाए होंगे, ठीक है। आज हम देखेंगे ब्रायोफाइट्स के आगे के मेंबर को, मतलब आगे जो हम पढ़ेंगे वो है कि ब्रायोफाइट जो है उसको 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। ब्रायोफाइट्स को लीवरवर्ट्स और मोज में विभक्त कर सकते हैं हम, ठीक है। लीवरवर्ट्स मैंने आपको बताया था लोअर ब्रायोफाइटा होते हैं, मतलब ब्रायोफाइटा में भी तो कोई पहले बना होगा ना, तो लोअर लीवरवर्ट्स जो होते हैं वो लोअर निम्नतम टाइप के ब्रायोफाइट्स होते हैं, जबकि मॉस जो होते हैं वो डेवलप होते हैं थोड़े। उनमें क्या होता है, जड़ पत्ती तना, वास्तविक जड़ पत्ती तना तो नहीं होती, लेकिन उनके जैसी संरचना दिखाई पड़ती है, जबकि लीवरवर्ट्स में ऐसा नहीं होता, ठीक है। लीवरवर्ट के अंदर ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है। दूसरी चीज़, उससे पहले आगे बढ़ने से पहले आपने मुझे एक क्वेश्चन का आंसर कमेंट में करना है। सब इसका आंसर करेंगे, कोई भी ऐसा बच्चा नहीं होगा जो आंसर नहीं करेगा, ठीक है। रोडोफाइसी के अंदर, जिसको हम लाल शैवाल भी कहते हैं, भोजन का संग्रहण किस रूप में होता है? पढ़ा रखा है, फिर से सुनिए। रोडोफाइसी के अंदर, जिसको हम लाल शैवाल कहते हैं, भोजन का संग्रहण किस रूप में किया जाता है, ठीक है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल के सब्सक्राइबर हैं तो दूसरों के साथ शेयर कीजिए। एक चीज़ और, आप नीट डिजिटल क्लासेस जो मेरा चैनल है वो दूसरा, जहाँ पर मैं क्वेश्चन सीरीज़ को करा रही हूँ, उसको देखना बिल्कुल भी ना भूलें। वहाँ पर जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उसको दूसरों के साथ शेयर कीजिए। चलिए फिर शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, सबसे पहले हम कवर करते हैं हमारे एनसीईआरटी को, उसके बाद हम देखेंगे तो आपका होता है ब्रायोफाइट्स के अंदर हमने पढ़ना पड़ता है रिक्शिया को, मार्केंशिया को अलग से, क्योंकि उनके ऊपर सीधे क्वेश्चन करा जाता है, फ्यूनेरिया को, ठीक है। हम वो आगे पढ़ेंगे। फर्स्ट देखते हैं लीवरवर्ट को, ठीक है, ठीक है। हमने देखा था ब्रायोफाइट्स जो हैं उनको हम क्या बोलते हैं? ब्रायोफाइट्स को पादप जगत का जल स्थलचर भी कहते हैं, एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये फर्स्ट प्लांट थे जो पानी से निकलकर कहाँ आए? स्थल पर आए, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखनी है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ठीक है। अब देखिए, लीवरवर्ट्स प्रायः नमी छायादार स्थानों, जैसे नदियों के किनारे जो जल होता है, बहता हुआ जल, उनकी नदी के उनके किनारों पर मिलता है, ठीक है। गीली मिट्टी, पेड़ों की छालों आदि पर उगते हैं, मतलब जहाँ पर भी आपको नमी दिखेगी वहाँ पर ब्रायोफाइट्स हो सकते हैं। नमी वाले स्थानों में पाए जाते हैं, छायादार स्थानों पर पाए जाते हैं, ठीक है। लीवरवर्ट्स की पादपकाय थैलासाब, मार्केंशिया, उदाहरण एग्जाम्पल उसका दे रखा है मार्केंशिया। हमने एक और एग्जाम्पल को याद रखना है, रिक्सिया। रिक्सिया भी क्या है? लीवरवर्ट है, और ये दोनों मार्केंशिया और रिक्सिया सीधे इनका नेम से भी क्वेश्चन आता है, तो वो हम आगे देखेंगे, ठीक है। तो देखिए, लीवरवर्ट हमने सबसे पहले चीज़ जो ध्यान रखनी है लीवरवर्ट्स के बारे में, वो लोअर ब्रायोफाइट है, और इनमें क्या होता है? थैलाकार, इनका जो पादपकाय होता है वो थैलाकार होता है, मतलब थैलासाब होता है, थैलॉइड होता है, मतलब जड़ पत्ती तने में भिन्नित नहीं होता, और इनमें ऐसी संरचना भी नहीं देखी जाती है, ठीक है। जबकि हम मॉस में देखते हैं ऐसी संरचना पाई जाती है। थैलस पृष्ठाधर होते हैं और तथा अतः स्तर बिल्कुल चिपके रहते हैं, ठीक है। पृष्ठाधार होते हैं, मतलब डॉर्सो वेंट्रली क्या होते हैं? फ्लैट होते हैं पीछे और आगे से, और क्या होते हैं? अधः स्तर जो सबस्ट्रेटम होता है उससे चिपके रहते हैं। इसके पत्तीदार सदस्यों की पत्तियों की तरह छोटी छोटी संरचनाएं होती हैं। इसके पत्तीदार सदस्यों में क्या होता है? जो मतलब लीफी प्लांट्स होते हैं इसके, उसमें क्या होती है? छोटी छोटी संरचनाएं होती हैं जो तने की सतह की रचना पर 2 कतारों में होती हैं। लीवरवर्ट में अलैंगिक जनन, थैलस की विखंडन, मतलब सिंपल विखंडन से हो जाएगा कि उसकी बॉडी टूटी और क्या होगा? नया बन जाएगा, अथवा विशिष्ट संरचना जिसे जैमा द्वारा होता है। जैमा क्या है? जैमा एक अलैंगिक संरचनाएं हैं, मतलब जो अलैंगिक जनन में भाग ले रही हैं वो हैं। तो जैमा अगर हम देखें तो जैमा क्या है? जैमा हरी बहुकोशिक अलैंगिक कलियां हैं। ये क्या होती हैं? मल्टी सेल्यूलर एसेक्सुअल बड होती हैं। ये एक अभी अब हम आगे देखेंगे, चलिए वो आगे बताती हूँ। ये छोटे छोटे पात्रों
जिसमें जैमा कप कहते हैं में स्थित होती है, मतलब जो जैमा होती हैं, गैमी भी बोलते हैं, कुछ जैमा भी बोलते हैं, प्रोनाउंसिएशन अब अलग अलग होता है, ठीक है, लेकिन है एक ही, ठीक है। जैमा और जो गैमी कप के अंदर बनती हैं ये, ठीक है, ये अपने पैतर्व पादप से अलग हो जाती हैं और इससे एक नया पादप उग जाता है, तभी तो लैंगिक जनन में काम ले रही हैं, क्योंकि अगर नए पादप को बनाएंगी तभी ये जनन कर पा रही हैं। अब देखिए लैंगिक जनन के द्वारा क्या होता है, लैंगिक जनन के द्वारा मादा लैंगिक अंग या तो उसी थैलस पर अथवा या फिर दूसरे थैलस पर बनता है। देखिए दूसरे उसी थैलस पर बनेगा तो वो क्या होगा, होमोथैलिक होगा, मतलब समथैलस कहेंगे उसको। अगर वो दूसरे थैलस पर बनेगा तो वो हेटेरोथैलिक होगा, मतलब उसको विषम थैलक कहेंगे। स्पोरोफाइट में एक पाद सीटा तथा कैप्सूल होता है। स्पोरोफाइट क्या होता है, स्पोरोफाइट मैंने आपको बताया इनका जो मुख्य पादप काय होता है वो गैमिटोफाइट होता है, लेकिन स्पोरोफाइट क्या होता है उसके ऊपर डिपेंडेंट होता है। तो स्पोरोफाइट क्या होता है, स्पोरोफाइट की संरचना होती है, स्पोरोफाइट में एक पाद ऐसे, ये संरचना ये सीटा होगी और ये कैप्सूल बना होगा, ये संरचना पाई जाती हैं। एग्जाम्पल मार्केंशिया। मियोसिस के बाद कैप्सूल में स्पोर बनते हैं। देखिए स्पोरोफाइट स्पोर बनाता है, तो वो स्पोर कहाँ बनते हैं, जो उसका कैप्सूल वाला पार्ट है यहाँ पर मियोसिस होगा, यहाँ पर क्या बनते हैं, स्पोर बनते हैं। स्पोर से अंकुरण होने के कारण मुक्त जीवित युग्मकोद्भिद बनता है, वही गैमिटोफाइट, ठीक है। अब एक चीज़ देखिए, एक चीज़ हम अच्छे से समझ लेते हैं, एक चीज़ हमें समझ नहीं आती, द्विलिंगी और एक लिंगी, ठीक है। एक वर्ड होता है इंग्लिश में उसको बोलते हैं मोनोशियस, अच्छे से इस चीज़ को समझना। मोनोशियस का मतलब आप अच्छे से अपने माइंड में दिमाग में कहीं बिठा लीजिए, मतलब जो एक अकेला सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर सकता है, जो एक अकेला सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर सकता है, मतलब उसमें फीमेल और मेल सेक्स ऑर्गन होंगे, दोनों पाए जाएंगे, नर और मादा जनन अंग दोनों पाए जाते हैं। तो वहाँ वो क्या होगा, द्विलिंगी होगा, वहाँ पर मतलब बाइसेक्सुअलिटी को शो करेगा, वो द्विलिंगी होगा। लेकिन जब हम पढ़ते हैं डायोसियस का मतलब कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए तो अलग अलग जीव की रिक्वायरमेंट होगी, तो वो अलग अलग ही होंगे, तो वो क्या होगा, यूनिसेक्सुअल, एक लिंगी, मतलब अलग अलग होगा, वो होगा हमारा एक लिंगी। ये चीज़ अच्छे से आप अपने माइंड में बैठा लीजिए कहीं पर, ठीक है। अब एक चीज़ और समझिए, जो ब्रायोफाइट के अंदर हम देखते हैं स्त्रीधानी, ठीक है, कुछ चीज़ें देखिए इंग्लिश के वर्ड हम यूज़ करते हैं तो कुछ चीज़ें वहाँ पर हमें अच्छे से समझ आती हैं। स्त्रीधानी जिसको हम कहते हैं मादा जनन अंग, ठीक है। अब देखिए स्त्रीधानी को हम बोलते हैं आर्कीगोनिया, वेट, क्या बोलते हैं, अगर इंग्लिश में हम देखें तो बोलेंगे आर्कीगोनिया, ठीक है। अब आर्कीगोनिया बोलते हैं, मतलब जिनके पास आर्कीगोनिया है वो आर्कीगोनिएट्स होते हैं, जिनके पास नहीं है वो क्या होंगे, ए आर्कीगोनिएट्स होंगे, मतलब एब्सेंट होगी उसमें, ठीक है। अब आर्कीगोनिया के बारे में एक सबसे इंटरेस्टिंग बात याद रखनी है, जैसे एग्जाम में पूछा जाता है, मैं वही चीज़ आपको बता रही हूँ, ठीक है। देखिए एक चीज़ सुनिए, आर्कीगोनिया जो होती है, जो स्त्रीधानी होती है, उसमें क्या होता है, हम देखें तो कौन कौन से ग्रुप होते हैं, एल्गी होता है, ब्रायोफाइटा होता है, टेरिडोफाइटा होता है, जिम्नोस्पर्म होता है और एंजियोस्पर्म होता है, ठीक है। ए से क्या हुआ, आर्कीगोनिया, ए से क्या हुआ, एल्गी, ए से क्या हुआ, एंजियोस्पर्म, ए से हुआ एब्सेंट। मतलब एल्गी और एंजियोस्पर्म के अंदर जो आर्कीगोनिया स्त्रीधानी होती है वो एब्सेंट होती है। क्वेश्चन जो है मैं वैसे उसी टाइप से आपको बता रही हूँ, इसमें सीधे ऐसे रटा रटाया नहीं पूछा जाता, जो चीज़ बताई जा रही है उसको अच्छे से समझिए, ठीक है। स्त्रीधानी अब मैं इंग्लिश में इसलिए यूज़ कर रही हूँ, आपको समझने में आसानी हुई कि आर्कीगोनिया बोलते हैं उसको, ए फॉर एल्गी, ए फॉर एंजियोस्पर्म, ए फॉर आर्कीगोनिया, ए फॉर एब्सेंट, मतलब एब्सेंट होगी इनमें। अब कहाँ कहाँ प्रेजेंट होगी, ये प्रेजेंट होगी हमारी ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा और जिम्नोस्पर्म। अब इसका जो डेवलपमेंट होता है वो रेट्रोग्रेसिव टाइप का होता है। अब इस वर्ड का क्या मतलब है, रेट्रोग्रेसिव टाइप वर्ड का मतलब है कि जो ब्रायोफाइटा होगी जैसे जैसे आगे जो आर्कीगोनिया होगी जैसे जैसे आगे के ग्रुप में जाती है वहाँ पर उसका डेवलपमेंट कम दिखाई पड़ता है, मतलब कम विकसित मिलती है। तो अगर मैं आपसे ये क्वेश्चन करूँ कि सबसे ज़्यादा विकसित जो आर्कीगोनिया है, स्त्रीधानी है, वो कहाँ पर मिलेगी, तो वो हमें मिलती है ब्रायोफाइटा के अंदर मिलती है। हमें तीनों जगह है, लेकिन हम सबसे ज़्यादा विकसित देखेंगे तो कहाँ मिलेगी, ब्रायोफाइटा के अंदर, जबकि सबसे कम विकसित अगर हम देखेंगे तो वो कहाँ मिलेगी, जिम्नोस्पर्म के अंदर। बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, एकदम ऐसे ही माइंड में ऐसे ही बिठा लेना है अपने, ठीक है। अब ये चीज़ समझ आई। अब देखिए एक और चीज़ देखते हैं,
मोनोशियस मैंने आपको बताया मतलब सेम पर भी बन सकते हैं, सेम प्लांट पर भी बन सकते हैं और ये सेम जीव में भी बन सकते हैं, मतलब एक ही जगह पर, ठीक है। अब मतलब एक अकेला सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर सकता है और वो कब करेगा, जब बाई सेक्सुअलिटी को वो शो करेगा, ठीक है, द्विलिंगी होगा। अब एक देखिए डायोसियस मैंने आपको बताया मतलब अलग अलग होंगे। अब ध्यान रखना है, और उसका क्या होगा, वो एक लिंगी होगा क्योंकि वो दोनों नर अलग होगा और मादा अलग होगा। मार्केंशिया जो है हमारा, मार्केंशिया जो आपके एनसीईआरटी के अंदर मैंने आपको बताया था अभी वो फूल वाला एग्जांपल देके, मार्केंशिया जो है वो डायोसियस है, मतलब एक लिंगी है। अलग अलग था क्योंकि हम देख रहे थे हमारा वो अलग था, नर मादा थैलस अलग था और नर थैलस अलग था, ठीक है। जबकि रिक्शिया जो है वो हमारा द्विलिंगी होता है, मोनोशियस होता है, ठीक है। ये सीधे क्वेश्चन पूछा गया है, मैंने आपको उसका सीधे आंसर बता दिया, ठीक है। चलिए मतलब अब आपको समझ आ गया ना कि मार्केंशिया और रिक्शिया हमारे लीवर वर्ड्स ही हैं, ठीक है। अब उसको मैं आपको डायग्राम दिखाती हूँ। देखिए लगभग समान तरह के होते हैं, लेकिन ये है हमारा, हम कहें रिक्शिया है। इसमें देखिए ये होता है, यहाँ पर आपको दिख रही है ब्रांचिंग, दिख रही है ना ये ब्रांचिंग, ये दो इस ब्रांचिंग को भी मैं आगे आपको बताऊंगी जब ये क्वेश्चन आएगा। इसका मतलब ये भी एक यूनिक करेक्टर है इनका, कोई ऐसे ही नहीं है। और फ्लैटेड होते हैं, मतलब पृष्ठीय भी फ्लैटेड होते हैं, नीचे की साइड से भी। तो देखिए ऊपर और नीचे की सतह आपको दोनों फ्लैट दिखेगी, मतलब चपटी टाइप की दिखेगी, ठीक है। अब देखिए ये रहा आपका मार्केंशिया। मार्केंशिया के अंदर भी आपको वैसी ही संरचना दिख रही है, लगभग समान है। और ये देखिए ये जो संरचनाएं आपको दिखाई दे रही हैं ये क्या है, आपकी गैमा कप, जिसकी हम बात कर रहे थे। अलैंगिक कलिकाएं होती हैं, अलैंगिक जनन में सहायक होती हैं, ये क्या है, गैमा कप, ठीक है। इंपॉर्टेंट है ये, अच्छा क्वेश्चन है ये, ऐसे सीधे क्वेश्चन पूछा जाता है। गैमी है और कहाँ बनती हैं, गैमा कप के अंदर बनती हैं। अब आगे देखते हैं। दूसरा जो यहाँ पर आया वो आता है हमारा मॉस। मॉस के लिए मैंने आपको बताया था ये थोड़े से डेवलप टाइप के होते हैं, थोड़े से विकसित होते हैं लीवर वर्ड की तुलना में। तो देखिए जीवन चक्र की प्रभावी अवस्था युग्मकोद्भिद होती है, मतलब कि वही गैमिटोफाइट जो कि हैप्लॉइड होता है, क्रोमोसोम का एक सेट शो करता है, जिसकी दो अवस्थाएं होती हैं। पहली अवस्था प्रथम तंतु जो स्पोर से बनता है, यह विसर्पी, हरा, शाखित तथा प्रायः तंतुमय होता है। इसकी दूसरी अवस्था पत्ती की तरह होती है जो प्रथम तंतु से पार्श्वीय कली से के रूप में उत्पन्न होती है। देखिए प्रोटोनीमा बोलते हैं, सीधे ऐसे भी क्वेश्चन आता है, प्रोटोनीमा ही प्रिंट होता है वहाँ पर हिंदी में भी, प्रथम तंतु प्रोटोनीमा। अब देखिए यहाँ पर इस लाइन का मतलब क्या है उसको समझते हैं। मेन प्लांट बॉडी जो है वो गैमेटोफाइट ही है, युग्मकोद्भिद। अब देखिए जो स्पोरोफाइट है उससे अभी हमने देखा स्पोर बनते हैं, ठीक है। तो स्पोर जो होते हैं, माना ये स्पोर है, नियोसिस से बना है क्योंकि ये अर्धसूत्री विभाजन हुआ है, तो ये हैप्लॉइड है। अब ये स्पोर क्या होगा, ये स्पोर जर्मिनेट होता है, ठीक है, और गैमिटोफाइट को बनाएगा। लेकिन जो मॉस होते हैं उनके अंदर क्या होता है, ये स्पोर सीधे जर्मिनेट ना होकर एक स्ट्रक्चर बनाता है। इससे एक स्ट्रक्चर बनता है, जैसे यहाँ पर अगर हम देखें ये एक स्ट्रक्चर बनेगा, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इससे निकलेगा और इसके ऊपर बहुत सारी बड प्रेजेंट होती हैं, बहुत सारी बड प्रेजेंट होती हैं, जिससे जो आगे क्या करती हैं, एक न्यू प्लांट्स को बनाती हैं। इसीलिए मॉसेस जो होते हैं आपको कभी अकेले नहीं दिखाई देते हैं, ग्रुप में दिखाई देते हैं, ठीक है। अब दूसरी अवस्था बताइए, पत्ती की तरह होती है। दूसरी अवस्था इसकी पत्ती की तरह होती है जो प्रथम तंतु के पार्श्वीय कली के रूप में बनती है। प्रथम तंतु आपको समझ आया क्या है, प्रोटोनीमा, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखना आप, ठीक है। देखिए इसमें एक सीधा पतला तना सा होता है जिस पर सर्पिल रूप में पत्तियां लगी होती हैं। दूसरी अवस्था की बात हो रही है। यह बहुकोशीय तथा शाखित मूलभाव द्वारा मिट्टी से जुड़ी रहती हैं। इस अवस्था में लैंगिक अंग विकसित होते हैं। अगर हम देखें कि इसके लैंगिक अंग कहाँ होते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। इसकी दूसरी अवस्था में होते हैं जो कि क्या है, एक पत्ती के समान अवस्था है, ठीक है। अब देखिए मॉस में जो कायिक जनन होता है वो क्या होता है, द्वितीय प्रथम तंतु के विखंडन तथा मुकुलन के द्वारा बनता है। अब ये द्वितीय प्रथम तंतु क्या है, प्रथम तंतु तो हमें समझ आया, लेकिन द्वितीय प्रथम तंतु क्या है, अगर हम इस संरचना को ही देखें, ठीक है, ये ऐसे ऐसे बना, ये बड हैं बहुत सारी। तो क्या अगर द्वितीय प्रथम तंतु कैसे बनता है, अगर जैसे ये कहीं से ब्रेक हो जाए, ये आगे चलकर दूसरा ऐसे ही बना दे, तो दूसरे प्रोटोनीमा को बना दे, तो उसको द्वितीय प्रथम तंतु कहेंगे, ठीक है। अब देखिए आगे से विखंडन तथा मुकुलन द्वारा बनता है। लैंगिक जनन में लैंगिक अंग पुंधानी तथा स्त्रीधानी पत्तीदार
प्रवाह की चोटी पर स्थित होते हैं। निषेचन के बाद युग्मनज से स्पोरोफाइट विकसित होता है जो पाद, सीटा तथा कैप्सूल में विकसित रहता है। यहाँ पर एक बात आई, यहाँ पर हमने बात की कैप्सूल की, स्पोरोफाइट की, मतलब स्पोरोफाइट हमने देखा, स्पोरोफाइट डिपेंडेंट होता है ब्रायोफाइट्स के अंदर, हमने देखा वो डिवाइडेड होता है पाद, सीटा तथा कैप्सूल में विकसित होता है। मैं आपको एक क्वेश्चन बता रही हूँ, सीधे आपने उसको ऐसे ही नोट करना है, ऐसे ही याद रखना है। अगर हाँ आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि सबसे सरलतम टाइप का स्पोरोफाइट किस में पाया जाता है, तो आपका आंसर होगा रिक्सिया में। हम यहाँ पर देख रहे हैं कि पाद, सीटा तथा कैप्सूल में विकसित होता है, लेकिन वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपको सीटा पार्ट कैप्सूल पार्ट दिखाई देता है। ठीक है, ध्यान रखना है। ठीक है, रिक्शा के अंदर आपको सिर्फ कैप्सूल देखने मिलेगा, वहाँ पर पाद, सीटा ये दोनों चीज़ें अनुपस्थित होती हैं। तो सीधे क्वेश्चन है, सीधे उसका आंसर है, वन स्टेटमेंट आपको माइंड में रखना है। मॉस में स्पोरोफाइट लीवरवर्ड की अपेक्षा विकसित होता है। कैप्सूल में स्पोर होते हैं। मियोसिस के बाद स्पोर बनते हैं। मॉस में स्पोर विकिरण की बहुत विस्तृत प्रणाली होती है। इसके सामान्य सदस्य फ्यूनेरिया, पॉलीट्राइकम तथा स्फैग्नम है। ठीक है, सीधे से आपको आपका बता दिया। एक चीज़ ये जो आपकी लाइन दे रखी है, मॉस में स्पोर विकिरण की बहुत विस्तृत प्रणाली है, जबकि हम वहाँ पर देखेंगे तो वहाँ पर एयर से सीधे डिस्पर्सल हो जाता है, लेकिन यहाँ पर एक विस्तृत प्रणाली बता रखी है। तो इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे और हमें थोड़ा सा मार्केंशिया को, रिक्शिया को थोड़ा सा अलग से देखना होता है, क्योंकि सीधे क्वेश्चन आपका मार्केंशिया और रिक्शिया से भी बन जाता है। ठीक है, जिसको हम हमारे नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है, आपने अपनी फर्स्ट प्रियोरिटी देनी है अपनी एनसीईआरटी के एग्जाम्पल को याद करने की। उसके बाद हम जो भी हमें लगेगा कि हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, वो हम दूसरे चैनल पर क्वेश्चन सीरीज़ चला रहे हैं, वहाँ सब कुछ कवर कर लेंगे। ठीक है, अच्छे से पढ़ते रहिए। आपने कोई भी टेंशन नहीं लेनी है, सारी टेंशन हमारी है। हम आपको जो कंटेंट दे रहे हैं वो एकदम एक्यूरेट कंटेंट है, आपको अच्छे से पढ़ना है। आपने सिर्फ अपनी एनसीईआरटी पर फोकस करना है, बाकी जो भी इधर उधर का होगा वो हम सब आपको प्रोवाइड करा देंगे। चलिए फिर मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू।